नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सहारा। कहानी एक मंदबुद्धि बालक और उसकी माँ की कहानी है। एक मंदबुद्धि बालक को बड़ा करना कितना कठिन काम है, ये वह माँ ही जान सकती है। क्या होता है उस बालक का बड़ा होकर? क्या वह सामान्य जीवन जी सकता है? कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सहारा। सुधा भाभी को पहली बेटी हुई, बहुत सुंदर, उन्हीं के जैसी गोरी गोरी सुंदर सुतवा नाक वाली। इस बच्ची को स्वर ज्ञान बचपन से ही था। पैदा होने के बाद कुछ ही समय में वह हर आवाज़ की तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देखती और 3 महीने की हो गई तब कहीं गाना सुनाई पड़ता तो उस ताल पर अपने नन्हे नन्हे पाँव, जिनमें नाजुक नाजुक झंझरी बांध रखी थी, उन्हें उस ताल पर नचाने लगती। जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसके संगीत में अभिरुचि माँ बाप को समझ में आने लगी। उसका नाम भी उन्होंने उसके संगीत की अभिरुचि को देखते हुए ही रखा था, संगीता। सुधा भाभी के पति भी बहुत अच्छे भजन गाया करते थे। संगीता की शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा वह छोटी थी, शायद 3 वर्ष की हुई तभी से शुरू करवा दी गई थी। संगीता को स्कूली शिक्षा से अधिक गायन में ज़्यादा रुचि थी। वह गायन का अभ्यास बड़े मन लगाकर करती। 5 वर्ष की होते होते संगीता वह किसी के जरा से आग्रह पर भी सुंदर सुंदर गाने गा के सुनाती। देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही वह व्यवहार कुशल भी थी। अपने व्यवहार से वह घर और स्कूल सभी जगह सबकी लाडली बन गई। माँ बाप उसका खूब लाड करते। उसकी हर जिद, उसकी छोटी से छोटी इच्छा भी तुरंत पूरी कर दी जाती। उसके स्कूल में कोई सा भी कार्यक्रम उसके गाई हुई सरस्वती वंदना के बिना शुरू नहीं होता था। गोरा गोल चेहरा, सुनहरे खुले हुए केश और हाथ में सितार लेकर जब वह गाना गाने बैठती तो लोग मंत्र मुग्ध से उसका गाना सुनते रहते। संगीता के 5 वर्ष के होने के बाद में संगीता की दादी अपनी बहू से बार बार कहती, सुधा, अब बेटी हो गई तेरी बड़ी, अब एक बेटा हो जाने दे, मुझे अपने पोते का मुंह देखने दे। बार बार सास के आग्रह करने पर आखिर सास के आग्रह को देखते हुए सुधा भाभी को एक बार पुनः माँ बनने का निर्णय लेना पड़ा। पहली बार संगीता के समय 9 महीने और 9 दिन होने के उपरांत उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। लेकिन इस बार 9 महीने 9 दिन भी उलट गए, बल्कि 9.5 महीने होने आ गए, लेकिन अभी तक उन्हें प्रसव पीड़ा बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ रही थी। अतः डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल हो जाने के लिए कहा। डॉक्टर की निगरानी में उन्हें कृत्रिम प्रसव पीड़ा होने के लिए इंजेक्शन दिए गए। बच्चे का सिर बहुत बड़ा था, इसलिए चिमटे लगाकर प्रसूति करवानी पड़ी। उन्हें बेटा ही चाहिए था। उन्होंने डॉक्टर की तरफ आशा भरी नजरों से देखा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इशारे से बता दिया, बेटा ही हुआ है। डॉक्टर का इशारा समझकर उन्होंने राहत की सांस ली। खुशी और थकान के साथ उन्हें एक झपकी लग गई। कुछ समय के बाद आंख खुली तब उन्होंने अपने पति और सास को देखा। दोनों के चेहरे उनकी आशा के विपरीत खुशी से दमक नहीं रहे थे, बल्कि थोड़ी खुशी और अधिक चिंता ही उन्हें उनके चेहरे पर दिखाई दी। उन्होंने अपने पतिदेव की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। पति ने कुछ भी नहीं कहा, बस कमरे से बाहर निकल गए। जब उन्होंने अपनी सास की तरफ देखा और पूछा, बच्चा तो ठीक है ना? उसकी तबीयत कैसी है? कुछ चिंता की बात है क्या? सास जी ने कुछ कहे बिना चुपचाप बच्चा झूले में से निकालकर लाकर उनकी गोद में रख दिया और बाहर चली गई। सुधा भाभी ने जब बच्चे की तरफ देखा तो वे भी आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या? बच्चा न तो सुधा भाभी जैसा था दिखने में और न ही अपने पापा के जैसा, बल्कि वो मंगोल के जैसा उसका चेहरा था। सिर बहुत बड़ा, चेहरा बहुत बड़ा, आंखें ऊपर की ओर मुड़ी हुई और काली काली आंखों में एक अस्थिरता का भाव था। माथा एकदम संकरा और सिर का आकार जैसे कि नारियल उल्टा रख दिया गया हो। सुधा भाभी बच्चे को देखकर हतप्रभ रह गई।
उन्होंने डॉक्टर की तरफ आंखों में आंसू लिए देखा। डॉक्टर, यह कैसा? डॉक्टर ने सहानुभूति भरी आंखों से उनकी ओर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी सुधा जी, हजारों बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है। ये मंगोल है। तो अब आई एम सॉरी। डॉक्टर ने फिर से खेद व्यक्त किया। बच्चा मंद बुद्धि रहेगा, आपको इसे बहुत संभालना होगा, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। ये कहकर डॉक्टर उनका कंधा थपथपाते हुए बाहर निकल गए। सुधा जी बच्चे की तरफ देख रही थी, आंखों से आंसू झर रहे थे। 2 दिनों के बाद में डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की छुट्टी दे दी। सुधा भाभी और घर के सभी लोग अपनी तकदीर को कोसते हुए बच्चे को लेकर घर आ गए। बाकी शरीर के हिसाब से उसका सिर बहुत बड़ा था। एक नजर में देखने पर ही शिशु एकदम ही विचित्र सा दिखाई देता था। उसके क्रियाकलाप बहुत धीमे, सामान्य से अधिक मात्रा में बहती हुई लार, और उसकी भूख बेहिसाब। कितना भी दूध उसे पिला दो वो भूखा ही रहता था। और रोना जो एक बार शुरू होता था तो बड़ी मुश्किल से ही उसका रोना थमता था। ये बच्चा साधारण बच्चों से बहुत अलग दिखाई देता था। हाँ, ये बच्चा साधारण था ही नहीं, सामान्य था ही नहीं, मंद बुद्धि बच्चा था वह, और डॉक्टरों की भाषा में इसे मंगोल बच्चा माना जाता है। सुधा भाभी इस सत्य को स्वीकार करने में अपने आप को असमर्थ पा रही थी। उनके जैसे शिक्षित परिवार में जहाँ एक बेटी इतनी होशियार, इतनी सुघड़, इतनी सुंदर है, वहाँ यह इस तरह का असामान्य मंदबुद्धि बच्चा पैदा हुआ है। सुधा भाभी पढ़ी लिखी थी, समाज में उनका अच्छा सर्कल था। इसके अलावा डॉक्टरों से भी उनकी जान पहचान थी, इसलिए वो इस तरह के भोले भाले विचार वाली नहीं थी कि इस बच्चे को किसी तरह से भगवान को कोई मनौती मांग के या फिर किसी बाबाओं के पैरों की धूल या उनके प्रसाद से ये बच्चा ठीक हो जाएगा, इस तरह की आशा मन में रखने वाली नहीं थी। पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन उन्हें रह रह कर इस बात का आश्चर्य लगता कि पहली संतति दिखने में सुंदर, बुद्धिमती, दूसरे संतान उन्हें इस तरह की कैसे हुई, मंदबुद्धि और मंगोल। 15-20 दिनों के उस नवजात को टकटकी लगाकर देखती, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से उनके मन में ममत्व का झरना ना फूटता। कैसे बड़ा होगा ये, बड़ा होने पर कैसे दिखेगा, और बड़ा होने पर इसको कौन स्वीकार करेगा। सास और जो भी लोग बच्चे को देखने आते, उनकी प्रतिक्रिया सुन सुनकर सुधा भाभी का सिर चकराने लगा था। वो ऊब गई थी वही बातें सुनकर। सुधा, किस पर गया है तेरा ये बच्चा? संगीता जैसा तो कहीं से भी नहीं लगता, ना ही तुम दोनों पर गया लगता है। कौतूहल के भाव से बच्चे को देखती हुई बड़ी बुढ़िया अचानक पूछती, और ये इसके कानों के पीछे ये नीले नीले निशान काहे के बने हुए हैं? तब सुधा भाभी को बताना पड़ता, बच्चे की डिलीवरी चिमटी लगाकर हुई है ना, उसके निशान है। सिर इसका वाकई बहुत बड़ा है, और आंखें देखो कैसी चीनियों जैसी दिखती इसकी आंखें। हर आने जाने वाले की इस तरह की प्रतिक्रिया और उनके सवालों का जवाब देते देते सुधा भाभी को अब यह सब बातें आसानी लगने लगी। धीरे धीरे जब भी कोई मिलने आता तो कहती, बच्चा रो रहा था ना, अभी अभी सुलाया है उसको, ये कहकर टालने लगी। भैया भैया कहकर जो संगीता इतने दिनों तक घर में उछलती फिरती थी, भाई को देखकर उसका सारा उत्साह जाता रहा। उसे समझ में न आता कि यह बच्चा ऐसा क्यों है, सबके भाई तो ऐसे नहीं है। उसने बड़े लाड़ से और चाव से उसका नाम सुधा भाभी से कहकर राजू रखवाया था। वह बड़े लाड़ से उसे गोद में लिटाती, उसे खिलाती, बोतल से दूध उसे पिलाने का प्रयत्न करती और उससे खूब बातें करने के प्रयत्न करती, लेकिन राजू की हर प्रतिक्रिया बड़ी धीमी हुआ करती। वह काफी देर तक उसे भलाती, उसे खिलाती, लेकिन जब उसकी धीमी धीमी प्रतिक्रिया से उसका मन ऊब जाता तो वो उसे छोड़ के उठ जाती। राजू धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसका वजन बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। खूब दूध पीता, लेकिन उस डाइजेशन अच्छा नहीं था। उसके स्वास्थ्य पर इस बात का परिणाम होता। डाइजेशन बिगड़ने से उसको संभालने वाली जो आया रखी गई थी, वो उसके पोतड़े धो धो के परेशान हो जाती। सुधा भाभी राजू को लेकर फिर भी विशेष सजग रहती। हर महीने निश्चित तारीख पर उसे डॉक्टर के पास ले जाती। डॉक्टर की सलाह से उसकी दवाइयाँ और खान पान चल रहा था। इस तरह से उसकी तबीयत, उसका स्वास्थ्य उन्होंने काफी संभाल रखा था।
सुधा भाभी अपनी भरसक यह कोशिश रखती कि राजू का स्वास्थ्य सही रहे। राजू 5 साल का हो गया, लेकिन उसकी बुद्धि अभी 2 साल के बच्चे जितनी ही थी। वो चाहती थी कि इसे किसी तरह से स्कूल में भेजा जाए। तब किसी ने उन्हें एक स्कूल का पता बताया जिसमें राजू के तरह के मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य किया जाता था। राजू को लेकर सुधा भाभी वहां गई। राजू को वहां पर दाखिल कर लिया गया। वहां का वातावरण अच्छा था। वहां काम करने वाली सभी शिक्षिकाएं अच्छी प्रशिक्षित थी। उन्हें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान था और विशेष करके वे बड़ी स्नेहमयी थी। हर बच्चे को बड़े स्नेह से वो पढ़ा रही थी। और सबसे बढ़कर बात कि राजू के जैसे बहुत सारे छोटी बड़ी उम्र के बहुत सारे बच्चे वहां थे। कई बच्चे दूर दराज के गांव से भी थे, इसलिए उनके रहने की भी सुविधा थी वहां पर। बच्चों को स्कूल लाने और घर ले जाने के लिए बस की व्यवस्था भी थी और बस का ड्राइवर, कंडक्टर और परिचारिका, इन सबको विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था कि बच्चों को किस तरह से बस में चढ़ाया जाए और बस में से उतारा जाए। स्कूल में एक कक्षा में 20 बच्चों से अधिक बच्चे नहीं थे और दूसरे स्कूल में जो पाठ्यक्रम था वो नॉर्मल स्कूल वाले पाठ्यक्रम से एकदम अलग था। प्रशिक्षित शिक्षिकाएं हर बच्चे पर विशिष्ट रूप से ध्यान देती थी। बच्चों को जूते की लेस कैसे बांधना, बाल कैसे संवारना, कंघे का उपयोग कैसे करना, ब्रश किस तरह से उपयोग करना, यहाँ तक कि सब्जी कैसे काटना जैसी छोटी छोटी बातें बच्चों को सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की तरफ स्कूल विशेष रूप से ध्यान देता था। गाने, कहानी, नाटक, इन सब माध्यमों के सहारे उन मंद बुद्धि बच्चों को जीवन के लिए आवश्यक कौशल सिखाने का, प्रशिक्षित करने का, संस्कारित करने का प्रयत्न किया जाता था। राजू को स्कूल बहुत अच्छा लगा था। हालांकि शुरुआत में इतने सारे बच्चे और स्कूल का नया माहौल देखकर राजू कुछ समय के लिए तो बेधक सा गया था, लेकिन अब तो छुट्टी के दिन भी स्कूल जाना है करके जिद पकड़ता। आज छुट्टी है, कल कल जाएंगे स्कूल, कल जाएंगे, कहा ना, हाँ हाँ कह के उसे समझाते समझाते सुधा भाभी के नाक में दम आ जाता। उसी में वे तीसरी बार फिर गर्भवती थी। राजू तो 5 साल का हो चुका था, लेकिन उन्हें लगता था कि अब फिर उसी प्रसूति वेदना को झेलना और फिर प्रसूति के बाद में पता नहीं किस तरह की संतान हो, इस दहशत में गर्भावस्था के दिन काटना, इस सब से वो मन ही मन डर रही थी। उन्हें तीसरी संतान की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन एक तो बच्चा सही सही होना ही चाहिए, ऐसे घर के सभी लोगों की इच्छा थी। राजू वैसा हुआ, इसलिए आने वाली संतान भी ऐसी होगी, ऐसा थोड़ी ना है। इसलिए एक और संतान होने देने में क्या हरकत है। घर के लोगों के आग्रह की खातिर आखिर वे तीसरी बार फिर माँ बनने के लिए तैयार हुई। समय पूरा होने पर तीसरी प्रसूति भी हुई। इस बार बच्चा स्वस्थ और सुंदर था। एकदम काले घुंघराले बाल, गोरा गोल मटोर शिशु देखते ही सबके चेहरे खिल उठे, क्योंकि वह एकदम सामान्य बच्चा था। सास ने तो शिशु को देखते कहा, ये बच्चा बिल्कुल अपने बाप पर जाएगा। ये सुनकर सुधा भाभी ने राहत की सांस ली। तीसरी संतान के आने के बाद में परिवार में वास्तविक सुख और आनंद की अनुभूति की सांस ली सबने। इसी समय सुधा भाभी ने परिवार नियोजन का ऑपरेशन भी करवा लिया। अब वे फिर चौथी बार कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। बस हो गए 3 बच्चे और नहीं। अब बेटा होने की खुशी में पति देव भी प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने भी खुशी खुशी परिवार नियोजन के ऑपरेशन के लिए सुधा भाभी को अपनी सम्मति दे दी। राजू की स्कूल में राजू की प्रगति अच्छी चल रही थी। उसके अध्यापक ने उसके रिपोर्ट कार्ड में उसके बारे में जो राय लिखी थी वो बड़ी मजेदार थी। उन्होंने लिखा था, राजू को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ उठने बैठने और खेलने में ज्यादा आनंद आता है। अध्यापिका का लिखा हुआ ये रिमार्क पढ़कर सुधा भाभी को हंसी आ गई थी। मंदबुद्धि होने के बावजूद राजू की विनोद बुद्धि बहुत अच्छी थी। उनके घर में आने वाले लोगों को उसकी विनोद बुद्धि का परिचय मिलता रहता था। कभी कभी उनके यहाँ कोई ऐसा जोड़ा आता जिसमें पत्नी पति से ज्यादा मोटी होती, तब राजू अपनी माँ के गले में बाहें डाल के बड़े मासूमियत से पूछता, माँ ये आंटी जी इतनी बड़ी कैसी है। ये इतनी बड़ी कहते हुए वो हाथ इतने दूर दूर तक उछालता कि सुधा भाभी को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था।
स्कूल जाना शुरू करने के बाद में राजू की याददाश्त भी थोड़ी सुधर गई थी। आने जाने वाले लोगों को वो अब थोड़ा याद रखने लगा था। उनके घर में खाना बनाने वाली जो कुक थी आशाबाई, अब उसके साथ में भी उसकी अच्छी मित्रता हो गई थी। वे भी राजू को बड़े लाड करती। राजू स्कूल से आते ही राजू से बड़े लाड से वो पूछती, राजू आज क्या खाओगे तुम? राजू को मीठा बड़ा पसंद था, इसलिए राजू के लिए कभी वो मीठे अप्पे बना देती तो कभी मीठा हलवा बना देती। राजू कहता, आशा आंटी आप वो बनाओ ना, फिर अपनी पसंद का कोई चीज बनाने के लिए कहता। तब वो तुरंत ही उसके लिए उसकी पसंद की चीज बना के उसे खिलाती। राजू धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे करके ही अब उसका स्कूलिंग पूरा हो गया। सुधा भाभी चाहती थी कि ये घर में ऐसा ही न बैठे, इसलिए उन्होंने किसी को कहकर उसे एक पैकिंग डिपार्टमेंट में छोटा मोटा काम दिलवा दिया। राजू के चंचल मन को किसी काम में लगाए रखना बहुत जरूरी था। राजू से छोटा प्रकाश अब 12वीं कक्षा में आ चुका था। राजू खुद अब 22 वर्ष का हो चुका था। संगीता की शास्त्रीय संगीत की क्लासेस बहुत अच्छी चल रही थी। प्रकाश पढ़ाई में बहुत होशियार था। राजू भी माँ के खास तौर से उसके खान पान पर ध्यान दिए जाने की वजह से अच्छे डेल डौल का निकला था। सुधा भाभी ने एक आर्टिकल पढ़ा था किसी मैगजीन में। उस आर्टिकल में उन्होंने एक बात पढ़ी थी। वह बात उनके दिमाग में अक्सर कौंधती और वे परेशान हो जाती थी। उस आर्टिकल में उन्होंने पढ़ा था कि इस तरह के मंदबुद्धि बच्चे ज्यादा नहीं जीते। वे सोचा करती, अंधे लूले लंगड़े या और किसी भी तरह शारीरिक कमी होते हुए भी ऐसे व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, उसका विवाह किसी भी तरह से हो ही जाता है और उसकी गृहस्थी बस जाती है। लेकिन राजू के समान मंदबुद्धि इंसान से कौन शादी करेगा? उसे कौन अपना सकता है? इसलिए माँ बाप की छत्र छाया में पलते बढ़ते रहना और जैसा भी जो भी काम मिले उधर निर्वाह के लिए, समय काटने के लिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए उसी काम को करना, जिंदगी को किसी तरह से आगे चलाते रहना, यही राजू की तकदीर थी। स्कूल में जिस तरह से राजू को लड़कियों के साथ उठना बैठना खेलना अच्छा लगता था, उसी तरह से अब तो वो युवा भी हो चुका था। इसलिए उसे युवा लड़कियों के साथ में खास करके संगीता की सहेलियां जब उसके घर में आती तो वो उनके साथ बैठना बहुत पसंद करता। उसकी यह आदत घर में सभी लोगों को अब अच्छी तरह से समझ में आने लगी थी। जब कभी संगीता की सहेलियां घर में आती और बाय चांस अगर राजू घर में होता तो वह वहीं बैठा उन्हें घूर घूर कर देखता। संगीता की सहेलियों को ये सब बड़ा असहज बना देता। वे राजू के इस तरह के व्यवहार और उसकी मंदबुद्धि भांप कर चौंक जाती। वे असहज हो उठती। संगीता भी खिसिया जाती और राजू को वहां से चले जाने के लिए कहती। उसे कोई न कोई काम कहकर वहां से हटाने का प्रयास करती, लेकिन राजू ऐसे समय में उसकी कोई बात न सुनता। तब संगीता अपनी माँ को आवाज देती, माँ देखो ना, ये राजू राजू को तो देखो, मान नहीं रहा है। उसे बुलाओ ना तुम अंदर, मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी सहेलियों के बीच में आके बैठा है, बुलाओ ना उसे। पहले तो सुधा भाभी उसे अंदर से आवाज देती। जब वो नहीं मानता तब वहां हॉल में आकर उसे अपने साथ अंदर चलने के लिए कहती। जब वो न मानता तो उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से उठाकर अंदर ले जाती। राजू इस बात से बड़ा गुस्सा हो जाता। बड़ी मुश्किल से वो उसे उसके कमरे में ले जाती। राजू धम 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 की आवाज करते हुए, पैर पटकते हुए अपने कमरे में पहुंचता और अपनी माँ के साथ में चीख चीख कर कुछ बातें करता। अपने कमरे की चीजें इधर उधर जोर जोर से गुस्से में फेंक देता। सुधा भाभी उसे समझाती, बेटा देखो, दीदी की सहेली आई है ना, वो लड़कियां, उनमें तुम्हारा क्या काम है ना। बड़ी मुश्किल से वे उसे समझाती और अपने काम में लगती, लेकिन राजू, उसका दिमाग भन्नाया हुआ रहता। वो जोर से म्यूजिक बजाने लगता। केवल सुधा भाभी ही उसे समझा पाती थी। ऐसे ही एक दिन संगीता की टीचर का कोई शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम था, जिसमें सब पूरे परिवार को जाना था। राजू को तो संगीत का जरा भी शौक नहीं था, ज्ञान भी नहीं था और ना ही वह इतने देर तक शांति से बैठ सकता था। इसलिए घर में यह समस्या थी कि राजू को घर में रखा जाए तो किसके भरोसे।
आखिर काफी सोच विचार करने के बाद में ये जिम्मेदारी कुक आशाबाई पर डाली गई। पहले तो वो तैयार नहीं हुई, लेकिन फिर इन सबकी मजबूरी देखकर उसने हामी भर दी। सबने राहत की सांस ली। आशाबाई ने राजू को समझाया, राजू तुम मत जाना इनके साथ में, वहाँ का कार्यक्रम तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। हम तो यहाँ पे मजे करेंगे। मैं आलू बड़े बनाऊंगी, तुम्हें पसंद है ना? आशाबाई की बात सुनकर राजू प्रसन्न हो गया। राजू को आलू बड़े बहुत पसंद थे। उसने स्वयं ही इन लोगों से कहा, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना है वहाँ पे। मैं तो घर पे बैठ के आलू बड़े खाऊंगा। आशा आंटी बनाएंगी आलू बड़े। सुधा भाभी ने एक राहत की सांस ली कि चलो अगर कहीं जाना पड़े तो आशा भाई उनके लिए एक बड़ा संबल रहेगी उन्हें। संगीत का कार्यक्रम रात को देर से समाप्त हुआ। परिवार के सभी लोग घर पे आए और अपने अपने जगह सोने चले गए। सुधा भाभी ने एक नजर जाकर राजू के कमरे में डाली। राजू आराम से सोया हुआ था और उसी के पलंग के पास नीचे चटाई डालकर आशाबाई भी सो रही थी। चलो सोई है, कोई बात नहीं, अभी उठाने में कोई मतलब नहीं, जाएगी सुबह अपने घर, ये सोचकर सुधा भाभी ने उसे जगाया नहीं। इसके बाद तो ये नियम सा हो गया, जब भी सारे परिवार को कहीं जाना होता तब सुधा भाभी आशाबाई से ही कहती राजू के साथ रुकने के लिए। इस तरह से उनकी एक बहुत बड़ी समस्या को आशाबाई ने हल कर दिया था। अब राजू ने भी परिवार के साथ में कहीं भी बाहर जाने की जिद करना छोड़ दिया था। आशाबाई उसकी पसंद की चीजें बनाती, उसे प्यार से खिलाती, उसके साथ बातें करती, उसके साथ बैठकर टीवी देखती। आशाबाई बाल विधवा थी। 35 साल की उम्र रही होगी उनकी। देखने में सुंदर भले न कही जा सके, लेकिन आकर्षक जरूर थी। गोल भरा हुआ चेहरा, गोरा रंग, बाल भी अभी उनके अच्छे थे, अच्छे नारियल के जितना बड़ा जूड़ा आता था। गोरी भरे भरे शरीर वाली आशाबाई देखने में एकदम अच्छी लगती थी, भले उसका नाक नक्श इतना अच्छा न था। आशाबाई और राजू की बहुत अच्छी, एकदम दांत काटी रोटी जैसी मित्रता हो गई थी। सुधा भाभी देखती तो उन्हें अच्छा ही लगता। आशाबाई कुछ खाने के लिए बनाती तो वह उन्हें भी अपने साथ खाने के लिए कहने लगा। अब तो धीरे धीरे सुधा भाभी से अधिक वह आशाबाई पर डिपेंड रहने लगा, उनकी बात मानने लगा। राजू भले ही वह मंदबुद्धि था, लेकिन प्यार समझता था। धीरे धीरे वह आशाबाई की तरफ आकर्षित होने लगा था। शाम होते ही काम निपटाकर जब आशाबाई अपने घर के लिए रवाना होने लगती और उस समय अगर कभी राजू घर पे आया हुआ होता काम से, तो वह जिद करता, आशा आंटी तुम मत जाओ, यही रहो, तुम यही रहो ना, मत जाओ मत जाओ तुम। वो जिद करता, उनका हाथ पकड़ लेता, उनका पल्लू खींचता। उसे समझाते समझाते आशाबाई कभी कभी रुआंसी हो जाती। पूरे परिवार में किसी के साथ भी इतना अपनापन राजू को नहीं लगता था जितना कि आशाबाई के साथ लगने लगा था। इसमें किसी को भी कुछ बेजा नहीं लगता था, क्योंकि आशाबाई के लिए तो राजू बच्चे के समान ही था। लेकिन एक बात थी, आशाबाई बाल विधवा थी और अब तक पुरुष स्पर्श का अभाव था उनके जीवन में। उन्होंने आज तक किसी पुरुष का स्पर्श अनुभव नहीं किया था। उनके पति की मृत्यु के बाद में उनके ससुर ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद वे किसी तरह से लोगों के घरों में काम करके और फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने खाना अच्छी तरह से बनाना सीख लिया। तब खाना बनाने का काम करके अपना उदर निर्वाह कर रही थी। अकेली रहती थी एक कमरे में। इस तरह से आधी अधूरी बेरौनक जिंदगी जीते हुए आशाबाई की आधी जवानी तो बीत चुकी थी। भरे भरे बदन वाली, देखने में अच्छी भली आशाबाई को जिंदगी इस तरह से बेरौनक बितानी पड़ रही है, ये देखकर और सोचकर सुधा भाभी अक्सर दुखी हो जाया करती थी। उस समय भी पुनर्विवाह तो होते थे, लेकिन उसकी उम्र एक 25 से 30 के बीच हुआ करती थी। आशाबाई अब 35 से 40 के बीच थी, इसलिए यह दोबारा शादी करने के लिए अब काफी देर हो चुकी थी। इसलिए मजबूरन अब इसी तरह से अकेले ही जिंदगी बिताना शायद आशाबाई की जिंदगी में तकदीर ने लिख दिया था। कभी कभी सुधा भाभी उसके साथ बतियाती, तब वह कहती, क्या करूं, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं काम करूंगी, थोड़ा बहुत पैसा पेट काट कर बचा बचा के रख रही हूँ।
बुढ़ापे में से मेरा जीवन किसी तरह से निकल ही जाएगा। संगीता की विवाह योग्य उम्र हो चुकी थी, लेकिन अभी वह चाहती थी कि 1-2 वर्ष और उसे मिले। संगीत क्षेत्र में वो एक नवोदित गायिका के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। एक दिन उसका ऐसा ही एक कार्यक्रम था जिसका आनंद उठाकर परिवार देर रात घर लौटा। हमेशा की तरह आज भी आशाबाई के जिम्मे राजू घर में अकेला था। सभी नींदे हो रहे थे और अपने अपने बेडरूम में जाकर सो गए। सुधा भाभी की आदत थी सोने से पहले एक बार राजू के कमरे में जरूर झांक कर आती। उस दिन भी वे राजू के कमरे की तरफ बढ़ी। गर्मी के दिन थे, पंखे की आवाज तेज थी जो उन्हें बाहर तक सुनाई दी। वे दरवाजे में पहुंची। उन्होंने देखा कि राजू उस दिन अंडरवेयर पहने हुए ही सोया था। वाकई गर्मी तो बहुत थी। राजू मुंह बाएं सो रहा था, मुंह से लार टपक रही थी। हमेशा की तरह आशाबाई नीचे जमीन पर सोई होगी, ये सोचकर जब उनकी नजर पलंग के पास नीचे बिछी चटाई पर गई तो सुधा भाभी को जैसे बिजली का झटका लगा। आशाबाई के बाल खुले हुए थे, पल्लू जगह जगह से खिसका हुआ था, ब्लाउज के बटन भी खुले हुए थे। इतने दिनों तक आंचल के पीछे छुपी हुई उनका यौवन आज उन्मुक्त रूप से साफ साफ दिखाई दे रहा था। साड़ी घुटनों तक ऊपर थी, पिंडलियां इतने सुंदर कि कोई स्त्री भी देखती रह जाए, किसी स्त्री की भी नजरें वहां से न हटे। सुधा भाभी का गला सूख गया, हाथ पांव कपकपाने लगे। घर में उनकी अनुपस्थिति में क्या चल रहा था, एक पल में इसका उन्हें अंदाज आ गया था। वे दरवाजे को पकड़ के वहीं खड़ी रह गई। फिर उन्हें लगा सोए हुए राजू को झिंझोड़ कर जगा दे और 2-4 चांटे रसीद करके उससे पूछे, बदतमीज, बेशरम, क्या चल रहा है ये? लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी तरह से रोक लिया। उनके ऐसा करने से घर में जो कोहराम मचता, उसकी कल्पना मात्र से ही उनका रोम रोम डर से सिहर उठा। अगले ही पल सुधा भाभी दरवाजे से पीछे हट गई। दरवाजे को उन्होंने वापस भेड़ दिया। अपने कमरे में आकर एक लोटा भर के पानी उन्होंने एक सांस में ही गले के नीचे उतारा। फिर भी गला सूख रहा था, गला भर भर आ रहा था। सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं कब सुबह सुबह उनकी आंख लगी। जब नींद खुली तो देखा आशाबाई हाथ में चाय का कप लिए उन्हें जगा रही थी। आशाबाई के हाथ की बनी हुई चाय मुंह से लगाने की भी उनकी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले उन्होंने उसके हाथ से चाय का कप ले लिया और पास की टेबल पर रख दिया। रात का दृश्य याद आते ही वे मन ही मन शर्मिंदा, लज्जित सी हो गई। उन्होंने चोर नजरों से आशाबाई के चेहरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। कहीं भी जरा सा भी अपराध बोध उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। कप उनको पकड़ाने के बाद में वो रसोई में चली गई। सुधा भाभी उठी और हाथ मुंह धोकर उन्होंने चाय का कप हाथ में उठाया। चाय तो ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनके दिमाग में विचारों का बवंडर उठ रहा था। कल रात जो कुछ उन्होंने देखा, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? कितने हद तक वे खुद जिम्मेदार थी? युवावस्था में पहुंच चुका राजू और 35 पार कर चुकी आशाबाई। भले 35 पार कर चुकी थी, लेकिन अभी भी उनका बदन भरा भरा था। किसी भी पुरुष की नजर उनकी तरफ देखकर बदल सकती थी। आशाबाई के जिम्मे राजू को छोड़कर वे देर रात तक बाहर रहती थी। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ था। राजू बुद्धि से मंद होते हुए भी उसका शरीर एक पुरुष की तरह विकसित हो चुका है और उस शरीर के साथ लगी हुई शरीर की आवश्यकताएं भी वह महसूस करता होगा और सामान्य लोगों से ज्यादा ही महसूस करता होगा, क्योंकि सुधा भाभी ने सुन रखा था, पढ़ भी रखा था कि मंद बुद्धि लोगों में शरीर की भूख सामान्य लोगों की अपेक्षा कुछ अधिक ही होती है। फिर वे कैसे भूल गई? कैसे राजू को वो आशाबाई के साथ में छोड़कर देर रात तक बाहर रही? क्यों उनके मन में खतरे की घंटी ना बजी उस समय? राजू के मासूमियत भरे व्यवहार ने उनकी बुद्धि को कुंद कर दिया था। वे समझ ही नहीं पाई कि राजू इतना बड़ा हो गया है। तभी एक बात उनके दिमाग में आई।
बहुत दिनों से राजू ने संगीता की सहेलियों के सामने आकर उनके साथ में बैठने का प्रयास करना छोड़ दिया था। ओहो! उन्होंने अपने माथे पर हाथ मार लिया। ये क्या हो गया मुझसे? राजू बचपन में भी शरीर के प्रति कुछ ज्यादा ही जागरूक था। उन्हें याद आया, नहाते समय भी राजू अपने शरीर के अंगों से विचित्र रूप से खिलवाड़ किया करता था। लेकिन इसे उन्होंने उसका बचपना जानकर छोड़ दिया था। उन्होंने यही सोचा था कि बच्चा अपने शरीर के विभिन्न अंगों की पहचान इसी तरह से तो करता होगा, अपनी जिज्ञासा इसी तरह से तो शांत करता होगा। उन्होंने अपने मन को समझाया था। राजू के बारे में घर में किसी और को जरा सी भी परवाह नहीं थी। मंदबुद्धि बच्चे के लिए तो एक माँ ही सर्वस्व होती है। जिस तरह से रोते बच्चे के लिए, जिस तरह से एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को संभालने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, लेकिन रोतला बच्चा केवल माँ का होता है, उसी तरह से मंदबुद्धि बच्चा भी केवल माँ की जिम्मेदारी होता है। दूसरे उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते थे। पिता तो उसकी तरफ से बिल्कुल ही उदासीन थे। वास्तव में सच तो यही था कि जब से आशाबाई से उसकी अच्छी मित्रता हो गई थी, तब से उन्होंने भी तो राजू की तरफ से अपना ध्यान कम कर लिया था। सुधा भाभी के मन का चोर अपने अपराध को स्वीकार कर गया। फिर उन्होंने अपने मन को समझाया, भाई राजू की तरफ से उनका थोड़ा ध्यान बटा तो वो तो क्षम्य था, क्योंकि प्रकाश अब 12वीं पास करके आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। संगीता की विवाह योग्य उम्र हो चुकी थी। इन दो समस्याओं के साथ ही घर की बाकी सारी समस्याओं के साथ में सुधा भाभी को ही जूझना पड़ता था, क्योंकि उनके पति इन सब बातों से एकदम उदासीन हो गए थे। वे पूरी तरह से अध्यात्म की ओर झुक गए थे। उनका समय नित्य होने वाले प्रवचनों और भजन कीर्तन मंडली में ही व्यतीत हो जाया करता था। उनकी गांव में खेतीबाड़ी अच्छी थी, कुछ मकान थे, वहां का किराया आता था। शहर में भी उन्होंने 1-2 फ्लैट और ले रखे थे, उनका भी किराया अच्छा आता था, इसलिए उन्हें किसी तरह से कोई चिंता थी नहीं। खुद का व्यवसाय था, लेकिन अब अपनी कंपनी में एक बार जाकर आ जाते वो थोड़ी देर के लिए, बाकी देखने के लिए उनका छोटा भाई वहां दिन भर रहता था, इसलिए वहां से भी वे बेफिक्र थे। संगीता और प्रकाश की तरफ तो फिर भी उनका थोड़ा झुकाव था, लेकिन राजू की तरफ से तो वे पूरी तरह से उदासीन थे। राजू को भी ये बात समझ में आती थी, इसलिए वो कभी भी पिता की तरफ बात करने के लिए कभी भी उत्सुक नहीं रहता था, कभी भी उत्सुक नहीं रहता था। सुधा भाभी पसोपेश में पड़ गई। राजू के बारे में बात करे तो किससे करे? वे तो सोच रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और अचानक ये जोर का झटका लग गया था उन्हें। राजू का विवाह तो असंभव बात थी। अंधे, लूले, लंगड़े और कोई शारीरिक कमी हो तब भी ऐसे लोगों का विवाह हो जाता है, उनकी गृहस्थी बस जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं। लेकिन मंद बुद्धि इंसान से कौन विवाह करता? उसके खाने पीने की, उसके कपड़े लत्ते की सारी जरूरतें पूरी करते समय वे ये कैसे भूल गई कि उसके शरीर की भूख भी होगी। 22-23 वर्ष का नौजवान लड़का है वो। राजू ने और पुरुष सुख को लालायित आशाबाई ने, इन दोनों ने ही अपना रास्ता खोज लिया था। आज या कल ये अनैतिक संबंध दुनिया के सामने आने ही वाला था। आ जाता तब, और वो तो आने ही वाला था। इस तरह के अनैतिक संबंध जिसे न तो परिवार मान्यता दे सकता था और न ही समाज। क्या सुधा भाभी ऐसे संबंध को अपनी मौन सम्मति दे सकती थी? अभी प्रकाश पढ़ रहा था, इसके बाद में उसकी शादी, संगीता की शादी होनी थी। कैसे होगा सब? सोच सोच कर सुधा भाभी का दिमाग सुन्न सा होने लगा। कप हाथ में पकड़ा हुआ था, चाय ठंडी हो चुकी थी। सुधा भाभी की चाय पीने की इच्छा तक मर चुकी थी। चाय ठंडी हो गई है, दूसरी बना के ले आऊं क्या? आशाबाई पूछ रही थी। सुधा भाभी ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा। सुधा भाभी कुछ जवाब देती इसके पहले ही राजू तेज गति से चलता हुआ कमरे में आया और आशाबाई के गले में हाथ डालते हुए लाड लड़ाते हुए बोला, आशा आंटी, उपमा बनाओ ना।
मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी बनाना। हाँ। आशाबाई ने बड़ी कोमलता से उसका हाथ अपने गले से दूर किया और बोली, बनाती हूँ बाबा, बनाती हूँ, लेकिन पहले तुम जाओ, नहा के आओ। आशाबाई की बात सुनते ही राजू तुरंत ही धमाधम चलते हुए बाथरूम की ओर चला गया। राजू से इतनी अच्छी तरह से तुरंत कोई काम करवा लेना सुधा भाभी भी अभी तक नहीं कर पाती थी। सुधा भाभी ने देखा था कि आशाबाई ने राजू के उनके गले में पड़े हुए हाथ कितने नरमाई से, कितने प्यार से दूर किए थे। राजू के साथ किए गए आशाबाई के व्यवहार में प्रेम था, अपनत्व भी था, स्नेह भी था। इसके साथ ही एक बात और थी जिसे आज सुधा भाभी ने नोटिस किया था। वो थी शारीरिक संबंध हो जाने के बाद में किसी पुरुष पर अपना स्वामित्व जताने की भावना। सुधा भाभी हैरान थी, परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये कहना एकदम गलत होगा कि आशाबाई ने राजू का उपयोग अपने फायदे के लिए कर लिया था, क्योंकि वे राजू की हर जरूरत पूरी कर रही थी, उसके लाड़ कर रही थी, उसके साथ बड़े स्नेह से व्यवहार करती थी, उसकी हर जरूरत का बहुत अच्छे से प्यार से ध्यान रखती थी, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। अभी उसका स्वास्थ्य बिगड़ने पर वे तुरंत ही सुधा भाभी के पीछे लगकर उसे अस्पताल भिजवाती थी। एक मंद बुद्धि पुरुष के साथ सोते हुए उन्हें कैसा लगा होगा? सामान्य पुरुष से तो निश्चित ही अलग लगा होगा। राजू से उन्हें इतना प्यार था कि राजू को एक स्त्री शरीर का सुख मिले, उसके लिए वे ये भी सहन करती थी। आज अभी एक बात खास तौर से और भी उनके ध्यान में आई। राजू की पूरी दुनिया आशाबाई में सिमट कर रह गई थी। आजकल राजू काफी शांत रहने लगा था। उसके भाई बहन उससे स्नेह नहीं रखते थे, इस बात की भी अब उसे परवाह नहीं थी। पहले तो वो पूरे समय अपने भाई और बहन के आसपास मंडराया करता, उन्हें सताया करता, उन्हें परेशान कर देता। लेकिन अब तो वो उनके आसपास फटकता भी नहीं था, बल्कि अब तो वह खुद ही उनसे थोड़ा दूरी रखकर बात करने लगा था। उसका काम भी वो अच्छी तरह से कर रहा था। उसका काम था केमिकल्स के जो ड्रम आते थे कंपनी में, उनकी गिनती करना। अपना काम वो बिन दिक्कत अच्छे से कर रहा था और उस महीने के अंत में उसे मिलने वाला पैसा वो बिना किसी शिकायत के सुधा भाभी के हाथ में लाकर रखता था। सुधा भाभी को वो बहुत चाहता था, माँ थी वो उसकी, उन्होंने उसे छोटे से बड़ा किया था ना। बच्चे से बड़ा होने तक उसकी जो आवश्यकताएं थी उन सब की पूर्ति सुधा भाभी ने ही तो की थी। लेकिन अब एक सहचरी की भूमिका आशाबाई निभा रही थी उसके लिए। उसकी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति भी वही कर रही थी। मंदबुद्धि लोग अल्पायु होते हैं। उसके नसीब में जो जिस तरह की जिंदगी आई थी, वह जिंदगी वो बिना शिकायत के शांतिपूर्वक जी रहा था। अब अगर उसे डिस्टर्ब किया जाए, उसकी जिंदगी में से आशाबाई को हटा दिया जाए, तो निश्चित ही वह टूट जाएगा। किसी और स्त्री के साथ में भी वह उसी तरह का व्यवहार करेगा, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और आशाबाई, वो बेचारी बाल विधवा थी, इसमें उनका क्या कसूर था? उन्हें तो किसी का भी सहारा नहीं था। सुधा भाभी कुछ देर सोचती रही। आखिर वो एक निष्कर्ष पर पहुंची और मन ही मन उन्होंने कुछ तय भी कर लिया। कुछ ही देर में आशाबाई ताजे दूध की बढ़िया चाय बनाकर उनके लिए ले आई। सुधा भाभी ने आशाबाई को कहा, आशा, रुको, बैठो जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर आशाबाई अचकचा गई, उनकी तरफ संभ्रम में पड़कर देखने लगी। आशा, सुनो, छत पर का जो अपना कमरा है उसमें अभी अटाला पड़ा हुआ है, उसको साफ कर लेना। कल से यहाँ उस रूम में तुम रहना। और हाँ, तुम्हारे बाकी जो भी काम होंगे दूसरे घरों के, वो सब काम छोड़ देना। 24 घंटे यहीं रहना। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा रही हूँ इस महीने से ही। उन्हें बीच में ही रोकते हुए आशाबाई बोली, दीदी, मैंने कभी आपसे कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ? मुझे क्या करना है अब और पैसे कमा के? वह आहत स्वर में बोली। सुधा भाभी ने अपनी बात जारी रखी, नहीं, तुमने थोड़ी ना कहा था आशा पैसे बढ़ाने के लिए। मुझे लग रहा है
मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ वहाँ चार घर में जाकर काम करो, उससे अच्छा है कि तुम मेरे घर में रहो। मेरे घर में 24 घंटे रह कर घर संभालो, घर के सदस्य के समान। राजू के लिए। राजू के लिए? यह सुनते ही आशाबाई ने चौंक कर सुधा भाभी की तरफ देखा। फिर एकदम सहज भाव से बोली, दीदी आ जाऊंगी मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए। उनकी आवाज में कृतज्ञता भरी हुई थी। आ जाऊंगी मैं रहने के लिए यहीं पे, कहते हुए वो किचन में चली गई। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम आशा आंटी को यहीं रखोगी ना हमेशा के लिए अपने घर में? अब वो शाम को घर पे नहीं जाएंगे ना वापस? राजू माँ के गले में प्यार से हाथ डाल के अपनी माँ से कह रहा था। हाँ मेरे बेटा राजा, अब आशा आंटी कहीं नहीं जाएगी, हाँ यहीं रहेंगी हमेशा 24 घंटे। सुधा भाभी ने राजू के गाल प्यार से थपथपाते हुए कहा। दो बदनसीबों को एक दूसरे का सहारा, और उन दो बदनसीबों को सुधा भाभी का सहारा। उन दोनों ही बदनसीबों की जिंदगियां एक दूसरे में उलझकर दो लताओं के समान एक बड़े वृक्ष के ऊपर धीरे धीरे चढ़ती जा रही थी। उन दोनों लताओं को एक दूसरे से अलग करके जमीन दोस्त कर देना, इतनी निर्दयता वृक्ष नहीं कर सकता। उन लताओं को अपने शरीर के साथ लगाए लगाए उन्हें ऊंचे बढ़ने देने के लिए वृक्ष को सीधे खड़े रहना पड़ता है, तनकर, उन लताओं का सहारा बनकर, धूप गर्मी बरसात सब सहकर भी, वो भी हंसते हुए। और दोनों बदनसीबों का राज अपने मन में ही दबा कर रखते हुए सहारा बनना ही होगा उन्हें। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सहारा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों, क्या आपने देखा है किसी मंदबुद्धि बच्चे को? समझा है कभी उसके परिवार वालों के परेशानियों को, उसकी माँ की परेशानियों को? अच्छे भले बच्चों को बड़ा करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर किसी मंदबुद्धि बच्चे की माँ की जिम्मेदारी तो आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं। रोता बच्चा माँ का होता है, हंसते खेलते बच्चे को तो सभी लोग हाथों हाथ खिलाते हैं। उसी तरह से मंद बुद्धि बच्चा केवल माँ का होता है। उसे बचपन से लेकर बड़ा करना एक बहुत कठिन जिम्मेदारी रहती है। उसके भविष्य की चिंता भी रहती है, क्योंकि उसका भविष्य अधर में ही रहता है, उसका कोई भविष्य ही नहीं रहता, यूं कहना चाहिए। सुधा भाभी ने बेटे के लिए जो किया, आपको सही लगता है क्या? या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? आशाबाई को काम से निकाल देना चाहिए था क्या? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।